नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा 8 का इतिहास का भाग 1 जो है हमारे अतीत, उसी का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। आज हम ये अध्याय करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जो अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। और इसमें हम प्लासी का युद्ध देखेंगे। इसमें हम इस अध्याय में हम डलहौजी की विलय नीति देखेंगे, राज्यों को हड़पने की। इस अध्याय में हम टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम करते हैं कक्षा 8 का इतिहास भाग 1 जो है हमारे अतीत, उसका अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक। इसकी हम आज ये पहला भाग करेंगे, लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद 1707 में इनकी औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो गई तो उतनी ताकत रही नहीं, मतलब मुग़ल बादशाहों में। तो ये सूबेदार और जमींदार ये सब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। किन्होंने? सूबेदारों और जमींदारों ने। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो शुरुआत में तो वे व्यापार करने के लिए ही आए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला था। तो ये कहानी तो आपको पता होगी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो जो विद्रोही लोग थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र यानी मुग़ल बादशाह थे उस समय, उनको अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह शांत हुआ तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया, रंगून भेज दिया था और उनके बेटों को तो उनके सामने ही मार डाला था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बहुत अच्छा सा, कि जो यूरोप से जो आते थे यात्री, ये अफ्रीका का चक्कर लगाकर तब भारत पहुँचते थे। भारत या पूर्व के देशों में, यहाँ पर आप देख रहे हो ये इनकी यात्राएं बनी हुई हैं। तो और बाद में तो जब सुएज नहर खोल दी गई तो इनका ये रास्ता थोड़ा करीब हो गया था। ओके, 18वीं सदी में भारत आने जाने वाले रास्ते। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो एकाधिकार मिल गया मतलब, इसका मतलब ये था कि इस चार्टर का मतलब ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूर्व के देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की कोई कंपनी जो है प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। इस चार्टर का मतलब ये था कि कोई ब्रिटेन की कंपनी जो है इस कंपनी के साथ पूर्व के देशों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं करेगी। इसीलिए यहाँ पर एक एकाधिकार लिखा हुआ है।
इस इजाज़तनामा का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। यहाँ पर वाणिज्यिक का मतलब लिखा हुआ है, चूँकि ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, तो चूँकि बच्चों के लिए लिखी गई कक्षा 8 के, इसलिए यहाँ पर जो कुछ शब्द हैं जिनके मतलब भी बताए गए हैं तो हम उनको भी देखते रहेंगे, अगर किसी को समझना है तो देख सकते हैं। वाणिज्य का मतलब होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। ओके, लेकिन यह शाही दस्तावेज यानी चार्टर दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्टर था, जो एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसका मतलब सिर्फ इतना था कि ब्रिटेन की कोई कंपनी यानी इंग्लैंड की कोई कंपनी कंपटीशन नहीं कर सकती, लेकिन यूरोप के दूसरे देशों की कंपनियां तो आ सकती हैं ना, तो वो सब आ गई थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी उससे पहले ही पुर्तगाली तो आ ही चुके थे 1498 में, वास्को डी गामा। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी, यानी कि मसालों की मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। कीमत इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि सारी कंपनियों को एक ही चीज़ चाहिए थी। तो हुआ ये कि व्यापारियों ने कीमत बढ़ा दी, तो जो ज़्यादा कीमत देता था बस उसको चीज़ें मिल पाती थी। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों, ये जो है इस चीज़ को हमें समझते हुए चलना है आगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझते हुए आगे बढ़ना है। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी, यानी कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती, और तो जो जहाज़ दूसरी कंपनियों के आते थे, जो ताकतवर कंपनियां होती थी, वो समुद्र में जो है दूसरी कंपनियों के जहाज़ों को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है, तो कब शुरू हुई थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, और जब इन्होंने एक जगह बनाई उसको फैक्ट्री कह दिया गया। तो इन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। मतलब निर्यात होने वाली जिन चीज़ों को बाहर भेजा जाता था उनको इकट्ठा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को
फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। तो मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा कंपनी ने कि जो है जहाँ पर हमारा ऑफिस है उसी के आसपास आप अपनी बस्तियाँ बना लो आकर। तो उन्होंने भी वहीं पर आकर बस्तियाँ बना ली थी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। उसने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना और आज जो कोलकाता है। ठीक है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, यानी कोई टैक्स ना लगाया जाए इन पर। तो इस बात के लिए तैयार कर लिया। फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से कंपनी को ही शुल्क व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। तो एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो औरंगजेब ने जो फरमान जारी करके जो शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था वो सिर्फ कंपनी को दिया था, बाकी जो दूसरे अफसर थे कंपनी के उनको ये अधिकार नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। मतलब कि जो कंपनी के अफसर थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारे अपने निजी व्यापार होगा उसमें भी हम शुल्क नहीं चुकाएंगे। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों न करते। तो मुर्शीद कुली खान के बारे में हमने पिछले अध्याय यानी चैप्टर 1 में पढ़ा था। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867 का है ये। तो मद्रास के एक बंदरगाह का यहाँ पर बनाया गया है। व्यापार से युद्धों तक, यह रॉबर्ट क्लाइव का चित्र। तो कैसे कंपनी व्यापार करने आई थी और फिर युद्ध करने लगी, तो इसको समझिए। और इसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि प्लासी का युद्ध हुआ क्यों। तो व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, तो मुर्शीद कुली खान के बाद कौन नवाब बना था? अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो ये क्रम आप याद रखिए। तो मुर्शीद कुली खान, फिर अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। यानी ये जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि हम आपको रियायतें नहीं दे पाएंगे। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो ये प्रयास किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि जो सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान जैसे जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने विरोध किया कंपनी का कि भाई देखो, हम यहाँ पर जो है ज़्यादा छूट आपको नहीं दे सकते क्योंकि राजस्व कमी हो रही है, हमारा दूसरे काम जो है वो नहीं चल पा रहे हैं और हमारी ताकत जो है कम होती जा रही है। तो फिर हुआ ये कि कंपनी के जो अफसर थे उन्होंने उनको ख़राब चिट्ठियाँ लिखी, उसमें गाली गलौज लिख कर भेजा, उनको अपमानित किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था। तो उसकी वजह यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच जो टकराव हुआ, उसी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। तो अब हम जानेंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कठपुतली। यह एक खिलौना होता है जिसे एक आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं, जो किसी और के इशारों पर चलता है। उससे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो ठीक है, प्लासी का युद्ध
क्या था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल